हेलो। और रविंद्र, कैसे हैं बेटा आप? चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते, ज़्यादा समय न लेते हुए। और आज 24 मार्च है। आपको पता होगा कि कल का दिन जो बीता है प्यारे बच्चे, उसे शहीद दिवस के नाम से भी मनाते हैं। शहीद दिवस। अब क्यों शहीद दिवस मनाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। फांसी की सजा सुनाई मतलब फांसी हुई थी। एक्चुअली ये भी एक बड़ा दर्दनाक समय था अगर देखा जाए भारत के लिए। तो जब इनको फांसी दी गई थी तो माना जाता था कि इनको देने का जो समय था शाम का था, लेकिन डर से कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनको फांसी का समय जो है थोड़ा सा जल्दी कर दिया गया था, ताकि भीड़ को कंट्रोल में किया जा सके। और इनको पता था, इनको ये भी सकता कि अगर हम लोग उस समय पे देने गए तो फांसी भी नहीं दे पाएंगे। और उसकी कहानी ये जेलर बताता है कि पहली बार मैं रोया था। मतलब किसी व्यक्ति पे इतना ज्यादा, मतलब कि मरने के लिए वो उत्सुक है, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। तो उसने अपनी किताब में लिखा था, जो जेलर था। जेलर ने अपनी किताब में बकायदा लिखा कि भाई उस समय पे हमें ही हिम्मत नहीं हुई थी कि हम मतलब उस चीज को देख सके, उस मंजर को देख सके, उस चेहरे को देख सके, उस तेज को देख सके। ठीक है। जो चेहरा था, जो तेज था, वो बहुत ही, आई थिंक क्या दिक्कत है भाई। हाँ। तो उस चीज को देखा उन्होंने, उस चीज को पकड़ा और चीज को समझा। और उसके बाद उन्होंने कहानी भी बताई कि जब जनता बहुत ज्यादा भीड़ मचा दी थी, तो जनता जब भीड़ बहुत ज्यादा मचा दी थी तो इनके जो शव थे वो पूरी तरह से जले नहीं, मतलब वो नहीं हुए थे, डिस्पोज नहीं हुए थे। उसको अफरा तफरी में उठा करके लेके भागे थे ये लोग दूसरे रास्ते से। और उसकी भी बहुत गंदी कहानी थी कि भाई जिस तरह से उनको एक अंतिम संस्कार देना चाहिए वो नहीं दिए थे, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि बहुत बड़ा तबका जो है वो इनको तोड़ने पे आ जाएगा, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग थी भगत सिंह की। इसीलिए आज तक सोचो, गांधी जी को इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है जाता है कि भाई आप बचा सकते थे लेकिन आपने बचाया नहीं। तो शहीद दिवस इनके दिन मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि 28 फैब के दिन, 28 फैब, 27 फैब आई थिंक ना, 27 फैब या 28 फैब के दिन ही हमारे जो भाई हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे, उन्होंने भी अपने आप को गोली मार ली थी, चंद्रशेखर आजाद जी ने। आई थिंक ये डेट सही है, चंद्रशेखर आजाद जी ने। आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद रहूँ। चलिए आ जाते हैं अब अगले यहाँ पे थ्योरी वाली चीजों पे आ जाते हैं थोड़ा सा। भाई मैं इनको तो नहीं जीवन में कोई कभी मिटा सकता, ये अमर है। ये जो पर्सनालिटी जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, चलिए आ जाते हैं। बिल कवच 4.0 मेक इंडियन रेलवे एक्सीडेंट फ्री, कह रहा है। कवच 4.04 जो है वो है क्या? देखो सिंपल सी बात है, अभी न्यूज में थी चीजें तो जानना जरूरी है। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव है। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव है। अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव है। याद रख लीजिएगा कि ये कवच 4.0 लॉन्च हुआ है, कवच 4.0 लॉन्च हुआ है। और ये पहले का ही लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके क्या काम है देखो, समझिए, की पॉइंट समझिएगा। कवच क्या है? इंडियाज ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन, मतलब कि ऑटोमेटिकली जब लोको पायलट सक्षम ना हो तो ये ऑटोमेटिकली काम कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या है, व्हाट इज कवच? कवच इज अ एडवांस सेफ्टी सिस्टम दैट इंश्योर ट्रेन रन विद इन द स्पीड लिमिट। ये क्या करता है? एक एडवांस एडवांस सेफ्टी सिस्टम है जो कि ट्रेन को एक लिमिट स्पीड में चलने देता है, उससे ज्यादा तेज चलने नहीं देता है। ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है ब्रेक जब लोको पायलट फेल होता है ये काम करने में। ये सबसे ज्यादा काम आता है जब वेदर खराब हो, जैसे फॉग हो। फॉग होता है तो आप सुनते हो ना, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, डी रेल हो गई, क्यों? क्योंकि लोको पायलट को दिखता ही नहीं है। अब ये ऑटोमेटेड जो कवच सिस्टम होगा, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देगा, सामने कुछ आ गया तो ब्रेक लगा देगा, स्लो कर देगी गाड़ी को। ये सारी सिस्टम इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कवच में। तो पहला ही सवाल आ जाता है, कवच किससे रिलेटेड है? तो वो भारतीय रेलवे से रिलेटेड है। भारतीय रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। रेलवे से रिलेटेड है, ठीक, भारतीय रेलवे से रिलेटेड है। दूसरा चीज सवाल ये आता है आपके दिमाग में कि भाई इसमें ये बता दीजिए आप कि भारतीय रेलवे से तो रिलेटेड है, लेकिन साथ ही कवच का क्या काम है? तो कवच क्या है? एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि सेफ्टी के लिए काम में आता है। ठीक।
अब देखिए इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका ट्रायल जो शुरू हुआ था वो 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन और उसके बाद वर्जन उस समय 3.2 लॉन्च हुआ था 2018-19 में। डिप्लॉय हुआ करीब 1450 किलोमीटर की दूरी के लिए। फिर ये सिस्टम धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। जुलाई 2024 में कवच वर्जन 4.0 लॉन्च हुआ, जो कि कवच 4.0 का की फीचर क्या है, बेटर ट्रेन पोजीशन विद इन द इंप्रूव लोकेशन एक्यूरेसी, लोकेशन और अच्छे से इंप्रूव करके इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा इसमें यह है कि इनहेंस सिग्नल एक्सिट, सिग्नल जो होंगे ट्रेन यार्ड में बैठे हुए लगे हुए उन पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। और डायरेक्ट इंटीग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, मतलब सिंपल सी बात है यार, हमारे थ्योरी के हिसाब से हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना, तो हम इतना जान लेते हैं कि हमारे सिस्टम को और एडवांस कर दिया है और बढ़िया कर दिया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं भाई। तो देखिए एक बड़ा खतरनाक चीज हुआ है, लाइट आप जानते हैं, लाइट आप जानते हैं, लाइट जानते हैं, लाइट को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा, कैसे हुआ पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि लाइट को भी सॉलिड में बना दिया जाए? लाइट को भी सॉलिड में बना दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है प्यारे बच्चे? इट्स लाइक इम्पॉसिबल। हम लोग को सुनने में लगता है ना कि यार कैसे लाइट को पॉसिबल बना सकते हो आप, नहीं पॉसिबल है। तो उसी तरह की चीज एक साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वो सिर्फ फ्रोजन लाइट का नाम दिए हैं। अब क्या है भाई, ये सुपर सॉलिड स्टेट है लाइट का, सुपर सॉलिड मतलब ये जो मैक्सिमम सॉलिड हो सकता है वो स्टेट बनाया गया है। अब देखिए उसमें क्या है, ये किस टेक्नोलॉजी का यूज किया, तो साइंटिस्ट ने क्वांटम टेक्निक का यूज किया है सुपर सॉलिड बनाने के लिए। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर सॉलिड बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया गया है। तो भाई ये क्वांटम टेक्निक का यूज किया गया है सुपर सॉलिड बनाने के लिए प्यारे बच्चे। अब आगे आ जाता है, दे कंट्रोल फोटोन सिमिलरली हाउ इलेक्ट्रॉन बिहेव कंडक्टर यूजिंग सेमी कंडक्टर प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इन्होंने फोटान को कैसे कंट्रोल करे, जो फोटान लाइट में होता है ना उसको कैसे कंट्रोल करे, उसके लिए सेमी कंडक्टर को प्लेटफॉर्म बनाते हुए कंडक्ट कराया है और इसको क्या बनाने की कोशिश की है, फ्रोजन लाइट बनाने की कोशिश की। हाउ इट वाज अचीव, कैसे ये किया गया, लेजर वाज यूज, इसमें क्या किया गया, लेजर यूज किया गया। और गैलियम, मैंने पहले ही बताया था, गैलियम आपको पता होगा कि अगर आप हाथ में लेते हो, हाथ में लेते हो तो क्या होता है, गैलियम लेते हो तो क्या होता है, तो भाई गैलियम जब आप हाथ में लेते हो तो वो गलने लगता है, गलने लगता है, याद होगा। तो उसी टाइप का ये सब चीजें आर्सेनाइड, लैटिस, ये सब यूज किया गया है ताकि उसको फ्रोजन बनाया जा सके, उसको फ्रोजन बनाया जा सके प्यारे बच्चे। चलिए आ जाते हैं अगले न्यूज पे। हाँ ये न्यूज बहुत अच्छा है, रविंद्र आप हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये न्यूज बहुत अच्छी है, ये आपके लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट, अगर स्टेट का आप एग्जाम दोगे तो इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। देखो भाई, ये है पोटी श्री श्री रामुलु, ठीक है, पोटी श्री रामुलु। अब इनकी कहानी बताता हूं। ये कांग्रेस के नेता थे, ये क्या थे, कांग्रेस के नेता थे। बात है सन 1953 की। तमिल और तेलुगु में एक बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी, क्योंकि ये दोनों राज्य पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, तमिल और तेलुगु। मतलब आज के समय का अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तीनों राज्य पहले एक हुआ करते थे और इन तीनों में एक भयंकर लड़ाई हुआ करती थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश टेस्ट फेस्टिवल सर, हाँ। तो इन तीनों में भयंकर लड़ाई, मतलब इन तीनों में नहीं, खासकर इन दोनों में, तेलुगु स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग में बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी। तो एक टीम बनाई जाती है, उस टीम का मतलब अगर देखा जाए तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि भाई उन्होंने मना कर दिया, आई थिंक, कि भाई लैंग्वेज के आधार पे कोई भी राज्य नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज के राज्य मतलब आधार पे अगर कोई राज्य बनाया जाएगा तो बेसिकली वो ढह जाएगा, वो अच्छा नहीं चल पाएगा, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या होता है भाई, लैंग्वेज के उसमें नहीं बनाने की कोशिश में क्या होती है चीजें। देखिए आंध्र प्रदेश के जो सीएम रहते हैं, आंध्र प्रदेश, अभी छोड़िए अभी तो नहीं आते हैं, तो हुआ क्या, फिर एक और नई कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम रहता है JLN। पहली कमेटी जो बनाई जाती है वो धार कमेटी बनाई जाती है, धार कमीशन जिसे बोलते हैं। तो धार कमीशन रिजेक्ट कर देता है कि भाई साहब लैंग्वेज के बेसिस पे प्यारे बच्चे, कोई भी लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी नहीं बनाया जाएगा स्टेट। क्योंकि आज अगर लैंग्वेज के बेसिस बनाया जाएगा तो कल फिर दो चार लोग आ जाएंगे कि भाई साहब मेरा बनाइए, भाई साहब मेरा बनाइए। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। दूसरा फिर JLN बनाया जाता है, जिसका नाम से ही देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू। फिर L का मतलब है भाई जवाहरलाल, जे नहीं, JLN नहीं यार, JPB, JPB था, हाँ।
पट्टा भाई, पट्टा भाई और वल्लभ भाई, वल्लभ भाई, ये लोग तीन लोग रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन रहते हैं। फिर होता क्या है कि ये बनाई जाती है कमेटी, और ये कमेटी भी बोलती है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि भाई स्टेट, कोई भी स्टेट भाषा के आधार बनाया जाए, क्योंकि भारत में 100 से 150 ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब मेजॉरिटी लैंग्वेज जो दिखती हैं, बोली जाती है नॉर्मली, जिसके की डायलेक्ट्स हैं। अब वो 150 स्टेट बना देना भारत का क्या उचित होगा? सब लोग मांग करने लगेंगे ना भाई कि मेरे लैंग्वेज में, और हर 10 किलोमीटर पे नए नए लैंग्वेज, 5 किलोमीटर लैंग्वेज बदल रहे हैं। ठीक है। अब हुआ क्या कि उसके बाद ये भी रिजेक्ट कर दिए। तो फिर ये जो पोट्टी भाई थे, पोट्टी श्रीमालू साहब थे, इन्होंने 56 दिन की हंगर स्ट्राइक की, हंगर स्ट्राइक की। और ये कांग्रेस नेता थे, ध्यान देना, मैं एक पेज ऐड कर देता हूं। ये बेटा कांग्रेस नेता थे, ये दिमाग में रखना चाहिए। पोट्टी भाई जो थे, ये पोट्टी श्रीमालू थे जो, ये कांग्रेस नेता थे, याद रख लेना, कांग्रेस नेता थे। अब ये तेलुगु राज्य बनाने के लिए इन्होंने करीब 56 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा, और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, याद रख लीजिएगा, इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जब ये 56 दिन का स्ट्राइक रखते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। अब एक और कमेटी बनाई जाती है, जिसे अली फजल कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसमें एच एन खुंजरू भी रहते हैं। अली फजल कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी बहुत ज्यादा मार काट देखते हुए इसने ये निर्धारित लिया कि भाई देखो, लैंग्वेज के आधार पे बना तो दिया, बना तो दिया, लेकिन इसको नाम नहीं दिया। इसने बोला कि ये मैं बना रहा हूं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे। तो पहला राज्य जो बन के तैयार हुआ वो हुआ 1953 में, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसको मान्य दी गई। तो पहला राज्य जो बना है भारत में, फर्स्ट राज्य जो बना है, फर्स्ट स्टेट जो बना है, स्टेट या फिर राज्य बोल लीजिए, जो बना है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कब बना है? तो भाई 53 में, 1953 में। अब इन्हीं के बारे में देखो, यहाँ पे चीजें मेंशन है कि भाई हुआ क्या कि इनकी 58 फीट की एक स्टैचू इंस्टॉल हुई है। कहाँ पे हुई है? अमरावती में। अमरावती में क्या हुई है? 58 फीट की इनकी स्टैचू लॉन्च हुई है। कौन लॉन्च किया है? तो सीएम चंद्रबाबु नायडू ने अनाउंस किया है, 58 फीट की स्टैचू लॉन्च किया है पोट्टी श्रीमालू की, अमरावती में। और इनके सेक्रीफाइस के लिए जो आंध्र प्रदेश में इन्होंने 1953 में किया था, जो कहानी अभी तक मैं बता रहा था। ठीक, पहली चीज। और नेटिव हाउस इनका था पद्मती पल्ली, विल कन्वर्टेड इन म्यूजियम। जो इनका अपना घर था उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा म्यूजियम में। और बहुत सारे इनके ऊपर चीजों को मतलब कि नाम को इनको कम आगे बढ़ाया जाएगा इनके बर्थ एनिवर्सरी पे। जैसे आज के समय में पार्टियां अपने हिसाब से बनाती है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश की जो करेंटली सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, वो इन पे बहुत ही अच्छा नाम इनका करना चाहती है, इनके नाम को आगे बढ़ाना चाहती है। सही बात है, जानना भी चाहिए भाई, उन्होंने एक स्टेट के लिए किया है तो उस स्टेट के बच्चे वही जाने जो स्टेट पीछे से तैयारी करे। नहीं भाई, सबको जानना चाहिए। और मैं हकीकत बता रहा हूं, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे, जो मुझे लगता है। अदर स्टेट में तो बहुत कम डालते हैं। हाँ, एक्चुअली 1956 में बनकर तैयार हुआ, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रॉपर इंप्लीमेंट हुआ। बट 53 में इसको बना दिया गया था। चलिए आ जाते हैं भाई अगले सवाल पे। बीपीसीएल इनॉग्रेटेड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन कोची रिफाइनरी। बीपीसीएल ने कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है, जो कि 3.2 मेगा का है सोलर पावर प्लांट, जो कि कोची रिफाइनरी में है। सस्टेनेबल एनर्जी के लिए जाना जाता है। जो चीफ सेक्रेटरी शारदा है, उन्होंने इस चीज को इनॉग्रेट किया है 22 मार्च 2025 को। ठीक है, 22 मार्च 2025 को 8 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, एक बेसिक न्यूज है, याद रहेगी तो भी ठीक है। ये न्यूज बहुत अच्छी है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, जिससे मैं बोल देता हूँ ना क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे पोट्टी भाई से क्वेश्चन मिलेंगे, पोट्टी श्रीमालू से क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछ दे, चाहे कमिटी से पूछ दे, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उठा के देख लो, आप इतिहास उठा के देख लो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई आगे की कहानी। चलिए आ जाते हैं, पहले इधर आ जाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 की आई है। इंडिया का रैंक क्या है? सबसे पहला सवाल, ये सबसे पहला सवाल भी बनता है। इंडिया का रैंक जो कि 118 है। भाई बहुत खराब सा दिख रहा है, मत जाया करो इन चीजों पे। बहुत छोटा डेटा होता है, बहुत छोटा डेटा होता है, उसी डेटा में ये पूरी कहानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। अब देखते हैं भाई
टॉप कौन किया? तो टॉपर जो है हमारे इस बार के भी एक विदेशी, खास करके अगर मैं बात करूं विदेशी का मतलब यहां से कहने का है यूरोपियन है, फिनलैंड है। भाई क्यों ना हो, ये हैप्पी क्यों ना हो। पूरी जनता पैसा वैसा कमा के भारत से इन जगहों से लूट लाट के मस्त चिल बैठी हुई है, बस खाना है तो चिल रहे। अभी आज के भी समय में दुखी तो वो है ना जिनको जा जाके मेहनत करनी है, जिनको जाकर के भाई वो लेबर बने हुए हैं कि 1 रुपए मिल जाता है घर को खाना खिला देता हूँ। कभी वो थोड़ी दुखी है जो मतलब कि चार्टर्ड प्लेन से आ रहा है, वो बहुत कम दुखी है। लोगों को लगता है ये जो गरीब आत्माएं हैं वही इन चीज को बोलते हैं, अरे वो तो साहब ऐसी सी बात है। नहीं भाई, मेहनत करो, बात मानो, पैसा आधी चीजों का हल है, मेहनत करो। तो ये चीजें, सरकारी नौकरी लग जाएगी, चिल रहोगे आधी जिंदगी। तो ये है। फिनलैंड पे आ जाते हैं। ठीक है, फिनलैंड ने टॉप किया है। अब देखो भाई ये अभी इस मुद्दे पे नहीं जाके देख लेते हैं अपने पड़ोसी भाई साहब लोगों का क्या स्थिति है। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान का 109 है, कहेंगे आप हमसे बेटर है। नेपाल का अगर बात करूं, नेपाल भी है ना, हाँ 92 है। तो आप बोलोगे कि क्यों ये बेटर है? देखो सिंपल सी बात है। अब अभी हमारे यहाँ इंडिया में कोई आए और एक छोटे से स्लम एरिया में चला जाए, अब स्लम एरिया में जाएगा, वहां पे थोड़ा सा 4-10 लोग को, 50 लोग को पूछ लेगा कि अरे भाई साहब कैसा है, अरे बहुत दुखी है साहब, रोटी नहीं मिल रहा है साहब, गरीबी से पेट नहीं भर रहा है साहब, जीवन नहीं चल पाएगा। भाई वो यही ना बोलेगा, तो लोग क्या लगेगा, अरे दुखी है दुखी है। पाकिस्तान, अब ये क्या है ना, ये टाइप की पॉलिटिक्स भी है कहीं ना कहीं, ये भी दिखाने की कि धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आए कि यार स्थिति बड़ी नाजुक है यार, बहुत इंडिया में खराब है यार। ये जो न्यूज, ये जो हवा बनती है ना, ये मोदी जी जो बना रहे हैं गलत बना रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं चीजों को बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है। हाँ, लास्ट कंट्री जो है अफगानिस्तान है, और ये कहानी रही। और इंडिया 2023 में 126वें स्थान पे था, और 2020 में 139वें स्थान पे था, और अभी भारत जो है 118वें स्थान पे। तो कहीं ना कहीं ये भी इंप्रूवमेंट है। स्टेटमेंट में मैक्सिमम यही पूछ देता है कि भाई पड़ोसी राज्य में नेपाल का, पाकिस्तान का पूछ सकता है, उसके बाद भारत का पिछला वाला पूछ सकता है 2023 वाला, तो वो भी याद रख लीजिएगा 126 है, जिसमें कि देखा जाए तो इंप्रूवमेंट ही भारत का हुआ है प्यारे बच्चे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो 23 मार्च मतलब कल के दिनांक में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक, 75वीं एनिवर्सरी थी डब्ल्यूएमओ की। ठीक है, डब्ल्यूएमओ की 75वीं एनिवर्सरी थी, इसलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। थीम क्या था? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, मतलब जो क्या है ये? सिंपल सी बात है, ये वेदर को पहले ही प्रेडिक्ट करके बता देता है कि ये सिचुएशन है। तो सिंपल सी बात है, उसी अर्ली वार्निंग की बात कर रहा है कि पहले ही वार्निंग को दे दिया जाए। गुड मॉर्निंग सुमनेल। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक, इट हाईलाइट इंपॉर्टेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम और मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट।